inequalities to it. बस एक दो बातें जानने की जरूरत है सभी का, और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो हमने ये देखा कि आपको याद है कि हम पहले की क्लासेस में पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे। तो जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे तो हम पॉलिनोमियल्स को इस तरीके से कुछ नाम देते थे। सपोज कोई पॉलिनोमियल है x-3। कैसा पॉलिनोमियल है पहले ये बताओ मेरे को। क्या हम इस पॉलिनोमियल को कुछ स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं? उसकी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर एग्जैक्टली। दो तरीके से हम नाम दे सकते हैं अगर आपको याद हो पॉलिनोमियल्स को। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री 1 है तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म है, एक है x और एक है -3, तो हम इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं, राइट। तो ये बाइनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये तो ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज रिवाइज कर रहे हैं ऐसे मान लो। तो अगर आपको याद हो तो हम हर पॉलिनोमियल को कुछ ना कुछ नाम दिया करते थे, लाइक px, gx, fx, कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, बट कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे हम इसको, मैं अभी अपनी तरफ से नाम रख दे रहा हूँ px। तो ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होती है फंक्शंस, राइट। नाउ व्हाट आर फंक्शंस इज, फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह समझ कि फंक्शन इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कैसी भी मशीन। और मशीन का क्या काम होता है? मशीन का काम होता है कि हम उसको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल देंगे, हम कुछ फीड करेंगे, वो हमें कुछ प्रोडक्ट देगा, राइट। यानी कि हमने अपनी तरफ से इनपुट दिया और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मैं अगर इस पे बात करूं, ये जो हमने लिखा हुआ है px = x-3, तो मैं अगर इसको इनपुट दूं, अब इनपुट से क्या मतलब है? इनपुट से मतलब है x की वैल्यूज। मैं इसमें x की कुछ कुछ वैल्यूज देता जाऊंगा, मेरे को px की कुछ कुछ वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो सपोज मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो ये बन गया p1, और इसकी वैल्यू मिल गई 1 - 3 यानी कि -2। तो इनपुट 1 दिया, आउटपुट -2 आए। ऐसी चीज जिसमें हम कुछ इनपुट दें, हमें कुछ आउटपुट मिले, उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे वो भी बेसिकली आर द टाइप्स ऑफ अ फंक्शन होंगी। पॉलिनोमियल्स आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगी। उसी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। फंक्शंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक अभी आपको मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स भी एक तरीके के फंक्शन ही है। तो फंक्शन बस हमें पता होना चाहिए, फंक्शन टर्म क्लियर होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन को हम एफ से दिखा देते हैं जनरली। मेरे को कोई भी फंक्शन दिखा देता हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इनफाइनाइट फंक्शंस हैं। मैंने कोई फंक्शन लिखा तो मैं उसको f तो हो गया इसका नाम, और x हो गया इसका वेरिएबल। तो जैसे मैंने लिखा f(x = x+2), तो ये फंक्शन है। कोई फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन विल रिटर्न यू द वैल्यू 2 more than your number, 2 more than your input। फंक्शन का काम ये है। फंक्शन को आप 5 दोगे, 7 दे देगा। इनपुट 5 दिया, आउटपुट 7 निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है ना। फंक्शंस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है ज्यादा। फंक्शंस तो हमारे यूज होंगे जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, कि इन सब चीजों को हम फंक्शन बोल रहे होंगे। तो इसलिए मैंने तुम्हें फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताया। तो फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट हमेशा x होता है, आउटपुट हमेशा fx होता है। इस fx को हम y भी लिख लेते हैं, y = x+2। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया x, आउटपुट हो गया y। जो y की वैल्यूज मिलती जाएंगी वो उन सबको मैं आउटपुट बोलता रहूंगा, ठीक है। तो चल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अब। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, एंड मैंने इसको इनपुट दिया कुछ, ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर। मैंने इसको इनपुट दिया √3, आउटपुट क्या मिलेगा? मैंने इसको इनपुट दिया √3, यानी कि x की वैल्यू √3 पुट करी, तो व्हाट वुड बी माय आउटपुट?
ये क्वेश्चन पहला। जैसे जैसे मैं फंक्शन रखता जाऊंगा मेरे को, जैसे जैसे मैं इनपुट रखता जाऊंगा मेरे को नए नए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे। आई हैव गिवन एन इनपुट √3, तो इसका ये मतलब है कि मैंने x की वैल्यू √3 पुट कर दी। नौ फिर से देख, ये नहीं है आंसर जो तूने दिया। x² + 2x - 3। मैंने चेंज कर दिया फंक्शन, उसके हिसाब से आंसर दो। x² + 2x - 3। मैंने इनपुट दिया √3, मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा आपको ये बताना है। करेक्ट बात है यशिका, करेक्ट है। हाँ अब ठीक है नोमा। तो सभी देख हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, आउटपुट होगा f√3। अब इस f√3 की क्या वैल्यू आएगी वो हमें चेक करनी पड़ेगी। करेक्ट है अनवी, √3 रखा, √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 - 3। √3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस 2√3 - 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो जब हमने इसको इनपुट √3 दिया तो आउटपुट मिला 2√3। ये हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पूछ सकते हो आपका कोई भी डाउट है। सर हमने x √3 क्यों रखा? कुछ भी रख सकते थे, हमने रखा है तो हमारी चॉइस थी। ऐसे Okay, जरूरी नहीं कि हम √3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। किसी भी इनपुट पे पूछ सकता है वो, तो देख आउटपुट है ना, तो किसी भी इनपुट पर आउटपुट पूछ सकता है। तो मैंने अपनी तरफ से इनपुट इस बार √3 दे दिया, बस इतना ही है। कुछ और भी रख सकते थे, किसी और पे भी आउटपुट निकलवा सकते थे, राइट। अच्छा जी, ये तो हुए हमारे फंक्शंस ऐसे, मतलब ये तो हुए नॉर्मल फंक्शंस। अब कुछ फंक्शंस पीस वाइज फंक्शन भी होते हैं। बिफोर इनइक्वालिटीज ये चीज पढ़ना में जरूरी है, थोड़ा सा इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। कल बस हमने इतना ही सीखा था। अब एक चीज पढ़ते हैं, पीस वाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कि जहां पे हमारे पास फंक्शन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के थ्रू बताया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी देखो, सपोज मैंने यहाँ पे f(x) की वैल्यू x+2 लिखी, तो ये x+2 वैलिड है चाहे x कुछ भी हो। ये x+2 वैलिड है, मतलब आप x को इसमें जो रखना चाहते हो इसी एक एक्सप्रेशन के अंदर रखोगे। आपको एक ही एक्सप्रेशन के थ्रू पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन करा गया। ऐसा भी हो सकता था कि इसी फंक्शन को मैं दो तरीके से डिफाइन करता। कैसे? देखो, f(x) की वैल्यू मैंने रख दी x+2 when x is greater than 1, and f(x) की वैल्यू है 2 - x when x is less than equal to 1. This is a piecewise function. ऐसे फंक्शन जो किसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाए, ऐसे फंक्शन जो किसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाए, या तो ऐसे समझ लो ये 1 पे ब्रेक हो गया है, 1 पे इसकी 1 से ऊपर इसकी कुछ अलग वैल्यू है फंक्शन की, 1 से नीचे इसकी कुछ अलग वैल्यू है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं अपने फंक्शन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के थ्रू मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तब उस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन बोला जाएगा, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ अ फंक्शन ब्रेक्स एट सम पॉइंट, या इफ द एक्सप्रेशन ऑफ अ फंक्शन breaks at a point, if the expression of a function break at one or more points, तो फंक्शन पीसवाइज बोला जाता है। ब्रेक, और उसका एग्जाम्पल ये है। अब इसी केस में एक बार समझो मेरे साथ, मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूं। फाइंड
F4 and second is find F minus 3. तो जब आप x को 4 रखोगे, F4 का मतलब है आपने इनपुट दिया 4, F माइनस 3 का मतलब है आपने इनपुट दिया -3. तो जब आप F4 निकालना चाह रहे हो सपोज, तो F4 का मतलब है कि आपको वो एक्सप्रेशन लेना है जो वैलिड होगा x की वैल्यू 4 पे, और F माइनस 3 कैलकुलेट करने का ये मतलब है कि आपको वो एक्सप्रेशन कंसिडर करना है जो वैलिड होगा x की वैल्यू -3 पे. देखो क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो चुका है, फंक्शन की वैल्यूज भी उसी के एक्सप्रेशन के हिसाब से डिसाइड होंगी. यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट सिनेरियो की, F4, तो F4 की वैल्यू पता है कैसे निकलेगी? आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है. तो पहले आप बता दो इस चीज को, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, fx की वैल्यू है x प्लस 2. तो इसका मतलब मेरे को अगर F4 निकालना है तो मेरे को ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. F4 की वैल्यू बनेगी 4 प्लस 2 यानी कि 6. जब सेकंड वाले एक्सप्रेशन को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वहां पे मेरे को ये कंसिडर करना है कि x की वैल्यू -3 दी हुई है. अगर -3 दी हुई है x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है. मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि इक्वल्स टू 1 ही हो. x लेस देन इक्वल्स टू 1 का ये मतलब है कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है. x की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब x कैन बी 1 और x कैन बी लेस देन 1, एनीथिंग. Similarly, x greater than 1 means that x is always greater than 1. अब वो कुछ भी हो, 2 हो, 1.5 हो, 7 हो, 10 हो, 1 लाख हो, whatever. Right? So when you will calculate f minus 3, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा that when x is less than equal to 1, जो हमारा फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन है 2 minus x. So f -3 की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो इस एक्सप्रेशन से होगी 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस एक्स की वैल्यू है -3. तो ये बन जाएगा 2 + 3 = 5. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पूछ सकते हैं आपका कोई भी अगर डाउट है यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन के लिए. पीस वाइज फंक्शन पीसीस में ब्रेक कर दें अगर हम उन्हें, इसे समझ लो. तो पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, and they will break at either one point or more than one point. आपको उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आपको उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके एक्सप्रेशंस किस किस तरीके के दिए गए हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके, एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो फिर तो. आपको एफ दिया हुआ है. देखो अब मैंने 2 पॉइंट पे ब्रेक कर दिया इसको, 0 पे और 2 पे.
So first question is f minus 1 plus f1 plus f3, इनकी वैल्यूज आपको इनका सम बताना है, right? And your second question will be you have to find those x जहां पे ये fx की वैल्यू 2 हो जा रही है। आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करो, सेकंड के लिए मैं मेरे साथ चलूं, वो पहले आपको समझना पड़ेगा। नहीं, नोहा एंड अनवी दोनों ने सेम ही आंसर दिया है, बट बोथ ऑफ यू आर इनकरेक्ट। फिर से सोच के दो आंसर, एक सेकंड। दिस इज एक्स क्यूब, करेक्ट था तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था, बट दिस इज एक्स क्यूब, सॉरी माय बैड। आंसर तुम्हारा करेक्ट था, ये एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब दी हुई है, ना कि एक्स स्क्वायर दी हुई है। अब फाइंड आउट करो एफ माइनस 1 प्लस f1 प्लस f3। नो, फिर से देख ले एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक है आई गेस। सर मेरा ठीक है? नहीं अनवी, पिछली बार वाला Okay. करेक्ट था जो तुमने पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से दिया था, बट नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड, तो आंसर भी चेंज हो Okay. जाएगा। Okay, sir. हाँ, आप करेक्ट है, नो इट इज करेक्ट नाउ। करेक्ट है यशिका, जिसका फर्स्ट होता जा रहा है दे कैन मूव टू सेकंड। जिसका भी फर्स्ट करेक्ट होता जाएगा दे कैन मूव टू सेकंड। अनवी आप करेक्ट है। f minus 1, f1 and f3। f minus 1 किसके हिसाब से निकलेगा, कौन सा एक्सप्रेशन लेना चाहिए मैं f minus 1 के लिए? X cube. x क्यूब, करेक्ट। तो f minus 1 होगा -1 का क्यूब, यानी कि ये बन जाएगा -1। f1 कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा 3x minus 2, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो 0 से 2 के बीच में, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन वैलिड होगा, जो कि बन जाएगा 3 into 1 minus 2 यानी कि 1। अगर f3 कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन जो वैलिड होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ जाएगा 10। तीनों को ऐड करना था, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। इसमें प्रॉब्लम है अनवी एंड नोहा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को ना। बट अनवी 4 आंसर कैसे आया सेकंड क्वेश्चन का, ये बता। ये तो बड़ा अलग आंसर है, 4 तो किसी भी इक्वेशन से आंसर नहीं बनेगा।
सर जैसे हमें बोला कि जो एफ एक्स है वो उसकी 2 की वैल्यू है, मतलब कि x की वैल्यू हमें 2 रखनी है। अच्छा सर समझ x आ की गया। वैल्यू 2 नहीं रखनी है, fx की वैल्यू 2 रखनी है, तो x क्या होगा? अब fx2 तो तीनों ही केसेस में हो सकता है। यशिका कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर तब भी इनकरेक्ट होता अगर तू कैलकुलेशन सही करके भेजती, बट जो तूने भी आंसर दिया उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, 2 गलत है, 1 पॉइंट सही है तेरा। अनवी ये करेक्ट है, बट क्या सिर्फ यही होगा आंसर? क्वेश्चन तो ये है, क्या सिर्फ यही होगा आंसर? ओके, चलो देखते हैं। तो हमें ये बोला गया है कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करिए जब fx2 होगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपको when fx is 2, तो fx2 तो तीनों ही केसेस में हो सकता है। पहली चीज तो आप ये समझिए, x क्यूब की भी वैल्यू 2 हो सकती है, 3x माइनस 2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल हो सकती है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी 2 के इक्वल हो सकती है। अब इसके बाद सॉल्व करने के लिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको मैं हटा सकता हूँ, कैन आई रब दिस? इसने नहीं लिखा हो सिर्फ हैंड रेज कर देगा तो चलेगा। ओके, चलिए जी। तो fx2 दिया हुआ है मेरे को, आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx is 2। नाउ fx is 2, तो या तो x क्यूब की वैल्यू 2 के इक्वल हो सकती है, या तो 3x माइनस 2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल हो सकती है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी 2 के इक्वल हो सकती है। ये वैलिड था जब x लेस देन 0 है, ये वैलिड था जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 2। ये वैलिड था जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। आपने यहां से x का आंसर निकाला। यशिका, कैन यू अनम्यूट? यस सर। x की वैल्यू क्या आएगी यहां से बताओ? x क्यूब इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, हाउ कैन यू फाइंड टू x? √3 मतलब 3 अच्छा चल ऐसे सोच के x क्यूब को x बनाना है तेरे को, तो कैसे बनाएगी? क्या पावर लेनी पड़ेगी x क्यूब की? सर 1/3। 1/3, यार राइट, 1/3 पावर लेनी पड़ेगी। तो अगर 1/3 इधर लेंगे तो दूसरी तरफ भी लेनी पड़ेगी 1/3 पावर। यस सर। तो क्या मैं x को ऐसे बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/3? यस सर। अब ये 2 की पावर 1/3 को तो दो तरीके से रीड कर सकती है। एक, क्यूब रूट ऑफ 2। यस सर। एक चीज तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, या तो क्यूब रूट ऑफ 2 ना कि √2, ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख 2 की पावर 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा और यहाँ पे 3 लिख दे, इसका मतलब है क्यूब रूट। अगर किसी की भी पावर 1/5 है तो स्क्वायर रूट लगा के 5 लिख दो ऊपर ही स्क्वायर रूट के, इसका मतलब पावर 1/5 हो जाता है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब भी तो पावर 1/2 होता है ना, बस हम वहां पे 2 लिख के नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं उसको। बट 2 के बाद जब और शुरू होंगे तो उस पर हमें लिखना पड़ता है 4 5 6 7। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 7th रूट ऑफ 2, जैसे इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 2, इसका मतलब है 4th रूट ऑफ 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं पावर में दिखाना चाहता हूं तो 2 की पावर 1/4। ये क्लियर है बात? याद रहेगी? यस सर। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट दैट। ओके, तो ये बना आंसर जो आया मेरा, x की वैल्यू आई क्यूब रूट ऑफ 2। अब पहले इसी से समझो कॉन्सेप्ट, आगे वाली बात भी समझते हैं। आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी x की वैल्यू तीनों जगह से आ जाएंगी।
एक वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक अगले वाले से आ जाएगी, एक अगले वाले से आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज एंड एक्चुअली समथिंग एल्स। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फंक्शन है ना एक्स क्यूब, ये फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब वैलिड तभी है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। उसने जो हमें पीसवाइज फंक्शन दिए हैं, पीसवाइज फंक्शन का मतलब ये होता है कि पीसवाइज फंक्शन में आपने अगर डिफाइन करा हुआ है तो इसका मतलब आपने उनको उनके इंटरवल्स के हिसाब से मतलब डिफाइन करा हुआ है। यानी कि एक्स क्यूब इज ओनली वैलिड व्हेन एक्स इज लेस देन 2। आपका आंसर आया एक्स का क्यूब रूट ऑफ 2। नो क्यूब रूट ऑफ 2 इज डेफिनेटली पॉजिटिव। पहली बात तो वैल्यू होगी जो होगी, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट क्यूब रूट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट आई एम श्योर अबाउट दैट, राइट। और क्यूब रूट ऑफ 2 अगर 0 से बड़ा है तो एक्स क्यूब भी कहां से एग्जिस्ट करेगा? इस बात को समझने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे आगे काफी काम भी आएगी। और इनफैक्ट ये चीज बहुत ही मतलब 11th के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें इस तरीके की चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये बहुत पढ़ने वाले हैं फंक्शंस को आगे चलते हुए ना। 11th और 12th दोनों साल आपका फंक्शंस, दोनों साल चैप्टर है। जैसे पॉलिनोमियल्स होता था 9th और 10th, ऐसे ही 11th और 12th दोनों क्लास में फंक्शंस चैप्टर है। और फंक्शंस के बारे में वी विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फंक्शंस। और फंक्शंस की जब भी हम बात करेंगे तो पीसवाइज फंक्शन भी बार बार आता रहेगा। तो पीसवाइज फंक्शन डिफाइन जो होता है वो फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, यानी कि हर जगह इनिशियल कंडीशन लगी हुई। अब इनिशियल कंडीशन क्या है? ये इनिशियल कंडीशन है जो एक्स लेस देन 0 बोल रहा हूं, यानी कि यहां पे आप कोई भी एक्स पुट करोगे वो लेस देन 0 ही होना चाहिए। आपका आंसर आया 2 की पावर 1/3, ये वैलिड नहीं है इस केस में। मेन बात ये, अगर ये आंसर आता कुछ 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, तो ये वैलिड हो जाता, बट इस केस में नॉट वैलिड as the function is defined for x लेस देन 0। तो इसके आंसर जो हो सकते हैं वो सिर्फ नेगेटिव हो सकते हैं। अगर इसका पॉजिटिव आंसर आ गया, मैं कहूंगा नहीं सॉरी नहीं हो पाएगा, ये आंसर नहीं है। अब ऐसे ही हम हर बार आंसर निकालेंगे, चेक करेंगे क्या हमारी इनिशियल रेंज सेटिस्फाई हो रही है। अगर हमारी इनिशियल रेंज सेटिस्फाई हो रही होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, तभी हम उसको आंसर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे कि फिर से देखो, अब यही प्रोसीजर दोबारा करने वाला हूं। 3x की वैल्यू यहां पे बनी 4, यानी कि x की वैल्यू आई 4/3। 4/3 इज बेसिकली 1.33, राइट। 1.33 लाई करता है 0 से 2 के बीच में। जो उसने मुझसे बोला हुआ है 0 से 2, उसके बीच में 1.33 लाई कर रहा है। ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है हमारा, राइट। तो ये एक आंसर बन चुका है, x की वैल्यू 4/3। मैं फिर से गया यही चीज चेक करने दोबारा, राइट। x² + 1 = 2, x² + 1 = 2, तो मैंने x² की वैल्यू निकाली 1, x की वैल्यू आई या तो +1 या तो -1। अच्छा बाय द वे यार, जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे ना, ये बात आप याद रखना, मुझे पता है आपको नहीं पता है, ये बहुत बेसिक बात है, बट आपको ये नहीं पता है क्योंकि आपको कभी ऐसे बताया नहीं गया। जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस लगाएंगे एक बार। फर्स्ट थिंग, स्क्वायर हटाते ही प्लस माइनस लगाना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है? कि स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स का भी और पॉजिटिव नंबर्स का भी, दोनों का स्क्वायर सेम ही होगा। यानी कि अगर मैं 1 का स्क्वायर निकाल रहा हूं और -1 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, दोनों का आंसर सेम है। तो जब भी हम स्क्वायर को हटाएंगे आंसर देने के लिए प्लस माइनस दोनों कंसिडर करने हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज के स्क्वायर करोगे दोनों पे ही सेम आंसर आएगा। और साथ में लगाएंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटाने के बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस भी साथ साथ लगाएंगे, तो x की वैल्यू हुई ±1। इनिशियल कंडीशन थी x > 2। ये फंक्शन डिफाइंड ही तब है जब x की वैल्यू आप 2 से बड़ी रखो। आप कह रहे हो x की वैल्यू ±1 आ रही है, ऐसे ये वैलिड होनी चाहिए कि नहीं? क्या इस केस में ये वैलिड होंगी वैल्यूज? नो सर। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू > 2 आती तो हम ले लेते, कंसिडर करते उसको।
बट इस केस में भी नो सॉल्यूशन एज द फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन को डिफाइन ही आपने उस तरीके से करा है कि जिसमें आपका आंसर नहीं आ रहा। तो आंसर क्या होना चाहिए था फाइनली क्वेश्चन का? सिर्फ 4/3 आएंगे, 3 4 +-1 4/3 एंड क्यूब रूट ऑफ 2, बट आंसर जो कंसिडर करा जाएगा वो सिर्फ एक ही होगा। कर लेते हैं हम इनको भी कंसिडर, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर सपोज थर्ड वाले केस में आंसर मेरा x की वैल्यू +-3 आ जाता तो मैं 3 वाला आंसर उठा लेता। -3 तो नहीं उठा सकता था, पर 3 वाला उठा लेता आंसर। यहाँ जी x = 3 satisfies the given the initial conditions, तो आंसर हमारा उस केस में x की वैल्यू 4/3 एज वेल एज 3 दोनों हो जाते, राइट? ओके, सो at x = 4/3 fx = 2, ये मैं बता सकता हूँ। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं आप। ये हुआ हमारा फंक्शंस का बेसिक्स एंड साथ साथ पीस वाइज फंक्शंस के भी थोड़ा सा बेसिक, जो चीजें हमें आगे काम आएंगी। विदाउट देम हम थोड़ा इनकम्प्लीट फील करते इनइक्वालिटी पढ़ते हुए, क्योंकि वहां पे आपको ये बहुत सारी चीजें बार बार नोटिस करनी पड़ेगी। अब आपके लिए इनइक्वालिटीज थोड़ा आसान हो जाएंगी। इनइक्वालिटीज ही नहीं, सिर्फ आगे की और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि फंक्शन इज अ मेजर पोर्शन, फंक्शन कवर्स अ मेजर चंक ऑफ आवर सिलेबस, तो इसकी बात तो हम बार बार करते ही रहेंगे। इसलिए ये बेसिक्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सबिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग बच्चे? यस सर। ठीक है, कैन आई रैप दिस? कोई बच्चा है तो सिर्फ हैंड रेज करके मेरे को बता सकता है। ओके, रिएक्शन गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है नोहा का। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपसे, बट बिफोर दैट पहले आप मेरे को बताइए कि आप में से कितने लोगों ने सेट्स पढ़ा है। यू कैन रेज योर हैंड्स जिसने सेट पढ़ा है। सेट्स हमारा पहला चैप्टर है, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन नहीं, सिर्फ सेट्स की बात कर रहा हूं। ओके, सबिया और अंकित ने नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। मैं आप दोनों लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लो हमें बहुत ज्यादा भी नहीं सीखना और बहुत थोड़ा सा सीखना है, तो सेट्स क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले तो आप ये समझिए, सेट्स है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पढ़ेंगे हम डिटेल में, अभी नहीं। सेट से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कलेक्शन कर लेते हैं, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठे लिख दें, तो वो सेट बन जाता है। जैसे कि सपोज मैंने आपसे कहा फॉर्म अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे अपने पास 1 2 3 4 5। अब इसका हमें अगर सेट लिखना है तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेट को लिखने का तरीका होता है ये कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, और 1 2 3 4 5 मैं इसे लिख सकता हूं यूजिंग सेपरेटिंग देम बाय कॉमास। एंड अगर मैं इन दोनों को दोनों साइड से इंक्लूड कर दूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो दिस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सभी एक क्वेश्चन का आंसर देखिए। सेट ऑफ वॉवेल्स बता दे मेरे को, क्या क्या होंगे सेट ऑफ वॉवेल्स में?
इसको हम एलिमेंट्स बोल देते हैं जो अंदर लिखे ना मैंने, लाइक दिस सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, नेमली 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो पहले तो मेरे को ये बता कि सेट ऑफ वॉवेल्स अगर मैं लिखता हूं इंग्लिश अल्फाबेट्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स में वॉवेल्स लिखना चाहता हूं, सारे उनका सेट लिखना चाहता हूं, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर और कौन कौन से होंगे? सर 5 एलिमेंट्स होंगे, AEIOU। करेक्ट। अब इसको लिखने का तरीका मैं तेरे को एक और बार बताना चाहता हूँ। तो सपोज तूने ये लिखना है सेट, तो हम इसको फिर से याद रखियो, हमेशा सेट को करली ब्रैकेट से ही दिखाना है। करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वही सारे ऑब्जेक्ट्स लिख दूंगा जो तूने भी बोले, AEIOU, इधर भी करली ब्रैकेट से बंद कर दूंगा, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए चला जाऊंगा। सिंपल है। ओके अंकित, कुछ बात समझ आई सेट्स की? सर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करके उन्हें एक स्पेसिफिक वे में लिख दें तो वो सेट बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहली चीज दिखाई, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पहली बात तो ये पहचान के ऑब्जेक्ट्स क्या है, जिसका सेट बनाना है वो ऑब्जेक्ट्स है। हमें यहाँ पे सेट बनाना है पहले 5 नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे अपने पास 1 2 3 4 5, राइट। इसके लिए अगर हम बात करें सेट कैसे बनाना है, तो सेट को एक लिखने का तरीका होता है। सेट को लिखने का तरीका होता है करली ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिख दो कॉमा से सेपरेट करते हुए। मेरे एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, कॉमा से सेपरेट करे सारे, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, ये एक सेट बन गया। वैसे ही मैंने अभी फिर से एक क्वेश्चन पूछा कि सेट ऑफ वॉवेल्स अगर मेरे को लिखना होता इंग्लिश अल्फाबेट में तो कैसे लिखता मैं? सेट ऑफ वॉवेल्स लिखने के लिए पहले मेरे को ये जानना जरूरी है वॉवेल्स हैं कौन कौन से। AEIOU, AEIOU लिखा, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा और करली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। ठीक बात समझ आई? कुछ बात ऐसे हम सेट लिख सकते हैं। बोलो अंकित। यस सर आगे। ठीक है, तो अगर मान लो, अब मेरा एक क्वेश्चन सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं फॉर्म अ सेट ऑफ वैल्यूज x, फॉर्म अ सेट ऑफ वैल्यूज x जहां पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू इंटीजर्स हो सकती है, x बिलोंग टू इंटीजर्स। दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। यानी कि x इंटीजर में से ही कोई ना कोई वैल्यू लेगा। तो बता सकते हैं आप मेरे को सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हाँ फिर से चेक कर, क्या होते हैं इंटीजर्स? कल ही तो पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। सर नेगेटिव 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव 0 और पॉजिटिव सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अंकित, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 को? सर हाँ 0 आप to करेक्ट है। 0 to 4, 0 का स्क्वायर क्या 4 होता है? नो सर। सर यशिका करेक्ट है, अनवी करेक्ट है, सर 2। -2 भी है। यस सर। तो अगर x को हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, √4 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा +-2। तो अगर मुझसे कोई कहता कि हाँ जी इसका सेट बनाओ, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये इसका सेट बन जाता। ठीक बात है। अब देखते जाना, इसी क्वेश्चन में मैं कुछ खेल कमाल करूंगा, तुम्हें यहाँ से एक बात समझनी है, फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे। वो एक्चुअली हमें वो चीज समझनी है, अभी तो उसके लिए मैं तुम्हें सेट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक बात और सुनो, मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया और मैंने बोला x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन समझ लो एक बार।
इसकी सिग्निफिकेंस समझ लो, जो लिखा हुआ है ना तुम्हारे सामने मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मतलब ऐसे भी समझना है, अपन को आईक्यू बढ़ाना है। तुम्हारा भी आईक्यू बहुत ही नीचे होगा, मतलब क्योंकि 10th क्लास तक जो हमारा मैथ्स होता है वो काफी बेसिक होता है, ऐसे समझो। मतलब उसमें तुम्हारे आईक्यू से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 10th तक के मैथ्स से प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें ना आपको सही से चीजें बताई नहीं जाती बहुत सारी, तो आपको मेथड्स नहीं आते, आप बस रट के आते हो बहुत सारी चीजें। तो हम उन सारे फैक्टर्स पे भी काम कर रहे होंगे, जैसे कि अभी आपको एक बात नहीं पता, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना, और आज तक नहीं पता आपको, आपको जो पता है वो बहुत ही गलत पता है। तो ऐसे ही हमें कुछ कुछ चीजें सीखते जानी है, कि हमें चीजों को ऐसे देखना है जैसे मैं दिखाऊंगा तुम्हें, है ना। तो ऐसे देखोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम मैथ्स को समझ पाओगे एक्चुअली ना। तो मैथ्स को समझो, भागना नहीं है इससे डर के अपन को। बहुत टफ होता जाएगा ये, अगर तुम ऐसे रटोगे या ऐसे करोगे तो टफ होता जाएगा उतना ही मैथ्स। पहली बात तो आप ये समझ लो, मैथ्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। अगर आप ऐसे समझोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप इंटरप्रिटेशन देखोगे इन सब चीजों की, तो शायद आपको थोड़ा बेटर फील होगा, आपको थोड़ी चीजें समझ आएंगी, ये भी समझ आएगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पे इस चीज का ये इंटरप्रिटेशन है, ये जो लिखा हुआ है मेरे सामने, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स जेड। सभी ये फर्स्ट क्लास से तेरे को क्लियर हो जाएंगी चीजें, जेड वेड क्या होता है, इंटीजर्स क्या होती है, पहली क्लास में हमने ये सब बातें बताई थी, बट मैं तेरे रेफरेंस के लिए बताता रहूंगा सारी चीजें कि हम क्या बोल रहे हैं। जेड से मतलब हमारा इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे वो सारे इंटीजर्स बताओ जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है। आ जाएगा तो टफ नहीं होगा, बात तो बिल्कुल सही है, बट आने के लिए हमें ऐसे समझना इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बताऊंगा। जब आ जाती हैं चीजें तो टफ नहीं होती हैं, और जब नहीं आती है तो तभी टफ होती है। और आता कब नहीं है, जब हम उसे सही से सीख नहीं रहे होते, है ना। तो ऐसे ही अभी, बट चैप्टर्स भी टफ है, इतना आसान नहीं होगा कि हम भी सही से पढ़ा रहे होंगे, तुम भी मेहनत कर रहे होगे, बट तब भी प्रॉब्लम्स फेस करते रहोगे। बट दैट प्रॉब्लम इज अ सिग्निफिकेंस कि तुम यू आर लर्निंग समथिंग, उसका ये भी मतलब है। उसका मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पूरे साल आएंगी, नो डाउट। अभी इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ी देर में चल के ऐसी प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाएंगे कि हिलने लगेंगे हम वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो बट यही तो है, यही तो लाइफ है, कभी हार्ड कभी इजी, ऐसे ही चलता रहेगा मैथ्स भी। जब प्रॉब्लम्स और अच्छे लेवल की करेंगे तो थोड़ी टफ होने लगेंगी, बट जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही ज्यादा कैपेबल होंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को अच्छे से अप्रोच कर पाए। हर बार जरूरी नहीं सारे क्वेश्चंस हो जाए, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सारे क्वेश्चन कर भी लो। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगर सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो गड़बड़ है कुछ, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, इसका ये मतलब है। यार एक भी नहीं हो रहा तो भी मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा। बीच में रहने चाहिए कम, हम कहीं ना कहीं डाउट्स भी आते रहने चाहिए, क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहे, दोनों चीजें परफेक्ट बैलेंस में रहे। तो इसका ये मतलब है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स का, कि एक्स कोई ना कोई इंटीजर है, और हमें ऐसा एक्स बताना है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है। क्या होगा आपका आंसर, इसका सेट बना के बताओ मुझे। करेक्ट है यशिका, गुड। और भी बता दो कोई, सबके लिए था क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर लेस देन 4, एक्स की वैल्यू कैन बी एनी इंटीजर। अंकित तेरे को ना मैसेज मेरे को करना है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मैसेज करना है मेरे को जब भी आंसर देगा। वैसे तूने जो लिखा वो कोई दिक्कत नहीं, बट वैसे जब आंसर देगा तब ध्यान रख। अनवी होए, चल -3 रख एक्स की जगह, रख एक्स को -3, और बता मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। आंसर देने से पहले ये भी सोचना है कि आंसर जब दे रहे हैं तो कि क्या ये वैल्यूज एक्चुअली सेटिस्फाई करेंगी। सर स्मॉलर देन 4 होना चाहिए ना। स्मॉलर देन 4 होना चाहिए, बिल्कुल।
सर 1 रख सकते हैं सर, 2 रखेंगे तो इक्वल आ जाएगा सर, 1 ही होगा सर। जीरो नहीं है क्या इंटीजर? सर 0 तो फिर सर हो सकता है, 0 भी हो सकता है -1 नहीं है क्या इंटीजर? सर, वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है ना? सर। -∞ to 4 फिर गलत। अच्छा 4 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो हम तो 2 भी नहीं रख सकते। -∞ to 1 होगा -∞ to 1 होगा। अच्छा -3 रख, -3 का स्क्वायर क्या आएगा? सर। -3 का स्क्वायर 3 आएगा। ये कहाँ पढ़ाया जाता है तुझे? सॉरी 9 आएगा। 9 आएगा तो 9 तो 4 से छोटा है क्यों सर तेरे हिसाब से? -0 और 1 आएगा। -1 0 और 1 आएगा एग्जैक्टली राइट। अभी तक तुम लोग यहाँ पे सभी लोग पहुंच चुके हो। अन्वी ने भी करेक्ट आंसर दे दिया है, नेहा ने भी करेक्ट कर लिया है। ओके ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये पता चला देखो कि x² लेस देन 4, और अगर x को इंटीजर बोल रहा है तो ये 3 आंसर आ सकते हैं। चलो आज तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लेते हैं। ये बताओ x² लेस देन 4 है और x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, अब क्या आंसर आएगा? करेक्ट है यशिका। सर 1 0 1 1 1 ओनली। देखो आंसर्स तो हमें पता ही है, इंटीजर्स के आंसर 3 थे, तो इसी में से कौन सा नेचुरल नंबर है वो देख लो बस। सर 1 राइट सिर्फ 1 है। तो अगर मैं इसका सेट कोई लिख रहा होता तो इसमें मुझे 1 लिखना पड़ेगा। अच्छा चलो ये बताओ 0 1 आई बात समझना सभी लोगों को। देखो पहले वाले में इंटीजर बोला तो -1 0 और 1 कंसिडर करा कि तीनों इंटीजर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरे वाले में नेचुरल नंबर्स बोला तो ये आंसर हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो तुम बाय द वे, यही इनइक्वालिटी है। पहला सबसे बेसिक टॉपिक इनइक्वालिटी का यही है जो मैं अभी करा रहा हूँ, और इसी को ही बारे में हम पढ़ना भी जा रहे थे, यही हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। x² लेस देन 4 बोला, तीनों जगह सेम ही चीज बोली गई है, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं, कौन सी वैल्यूज पूछना आपसे। x क्या है? x पहले केस में इंटीजर था, आंसर -1 0 1 था। दूसरे केस में x नेचुरल नंबर है, आंसर सिर्फ 1 है। तीसरे केस में x होल नंबर है, तो अगर होल नंबर है तो आंसर हो गया 0,1। अब इसमें एक और क्वेश्चन, ये प्रॉपर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, यही चीज ये भी इनइक्वालिटीज ही थी, बट ये आपके लिए अभी तक सॉल्वेबल चीजें थी, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देख के पता कर सकते हो। इस बार बताओ डिड यू गेट द डिफरेंस? पहली चीज तो पहले 2 क्वेश्चंस में आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया है पहले 3 क्वेश्चंस में, वो आंसर्स बहुत सिंपल थे निकालने। जब हम इंटीजर्स को देख रहे थे या नेचुरल नंबर्स को देख रहे थे या होल नंबर्स को देख रहे थे। अब मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बताओ कितने ऐसे रियल नंबर्स हैं कि जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है? आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो चीजें, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपको जज नहीं करा जाएगा क्लास में, आप जितनी चीजें जानना चाहते हो सब आप जान सकते हो, पता कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने अप्रोच डिस्कस कर सकते हो। आई सॉरी गाइस, अगर आप यहाँ पे आंसर्स पता करने आए हैं, आप क्वेश्चंस का आंसर्स निकालने के लिए बैठे हैं, तो सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दैट। वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। सर -1 0 और 1 तो होगा ही। तो मैं बोल रहा था वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। आई कैन ओनली टेल यू द अप्रोच, यही मैं कर सकता हूँ, यही मेरे हाथ की बात है। बट हाँ दैट आई कैन अश्योर यू कि हाँ अप्रोच हम बहुत ही बेहतर से बेहतर हमेशा पकड़ेंगे।
इनफैक्ट कई कई अप्रोचेस से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। सर 0.5 बिल्कुल हो सकता है, तो खुद ही देख ले, जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो सकता है। यशिका, करेक्ट है। कितनी इनइक्वालिटी पढ़ ली यशिका? नो सर। करेक्ट नहीं है आंसर तेरा भी, बोल दो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। व्हाई ओनली रैशनल नंबर्स? हमने तो तुझसे रियल नंबर्स में आंसर पूछा है, क्या हमने ये बोला कि इरैशनल नंबर नहीं ले सकते? मतलब यू वांट टू से कि अगर हम x की वैल्यू √2 रखेंगे तो वैलिड भी होगा इस केस में? बता, अगर हम x की वैल्यू √2 रखेंगे तो क्या इस केस में वैलिड भी होगा x की वैल्यू √2 रखना? Sir, I thought R was rational numbers. नहीं, R is real number. R is a standard set of real number. तो सर √2 √3 दोनों भी होगा? √3 भी होगा, बता नहीं पाएगा। वाह, नॉट क्लैपिंग। एक मेरी तरफ से अपने आप को रिएक्शन दे दो, क्लैपिंग वाला। वाई क्लैपिंग? अब नाउ लिसन टू वाई क्लैपिंग। क्योंकि ये जो तूने आंसर सेट में लिख के दिया है ना, लोग ढूंढ रहे हैं तेरे को, लोग कह रहे हैं हम भी चाहते हैं ये सीखना, यही उन्हें सिखाना है। अगर तू काश सिखा देना किसी को, मतलब बहुत ही तगड़े सीन्स। ये आंसर को सेट में देना ही तो नहीं आ रहा नो, यही तो परेशानी थी। जो चीज अभी पढ़ने वाले थे ना, वो तूने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके हमारे लिए काफी आसान कर दिया। तो नोआ ने इसका आंसर दिया कुछ सेट में -1 0.9 से 1 तक। तो मतलब नोआ तेरे हिसाब से पहली बात तो पहली गलती, चल गलतियों पर गलतियां निकालता हूँ, पहली गलती 1.1 आंसर नहीं हो सकता क्या इसका? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99999, ये भी इसका आंसर है। उसका स्क्वायर भी तो 4 से छोटा ही होगा। सर ऐसे तो बहुत होंगे। पहला ये अब तक कोई बोल ही नहीं रहा था, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ तुम मुझसे डिस्कस करो क्वेश्चन को। जब तुम अप्रोच डिस्कस करोगे यही सिखाना है भाई, आंसर नहीं निकाल, फिर से बता देता हूँ, आंसर नहीं निकालना सिखाना, ये नहीं आता भाई, सॉरी। ये जरूर आता है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, यही मैटर करता है, कब आंसर निकलेगा वो तो बाई प्रोडक्ट है इस चीज का। तो पहली चीज, इसके तो बहुत सारे आंसर्स हैं, इसके तो इनफाइनाइट आंसर्स हैं। आप x को -2 से जस्ट बड़ा कुछ भी रख लो और 2 से जस्ट छोटा कुछ भी रख लो, और -2 से लेके +2 तक के बीच का जो इतना बड़ा गैप होगा ना, इसके बीच में कुछ भी रख लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सोचो इस बात को दिमाग से। -2 रखोगे आंसर 4 आ जाएगा, -2.1 रखोगे आंसर 4 से बड़ा ही आएगा, -2 से छोटा कुछ भी रखोगे, -2 से इधर की तरफ चलोगे, आंसर सारे 4 से बड़े आते जाएंगे। -2 से 0 के बीच में -2 पे 4 आएगा, ये नहीं ले सकते। -1.99999 4 से छोटा ही आना है कंफर्म। -1.5 करेक्ट है, -1 करेक्ट है, 0 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 1.999 करेक्ट है। पहली बात, आंसर इसका ये होना चाहिए था। तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं इसका आंसर क्या है, आंसर तो इसका ना ऐसे देंगे, अब ये आंसर यही बताना ये ऐसे क्यों देंगे। दूसरी बात, आपने मुझे सेट बनाकर आंसर, नोहा ने मेरे को सिर्फ सेट बनाकर आंसर दिया, और सब लोग हो सकता है ट्राई कर रहे, यशिका ने मेरे को आंसर करेक्ट दिया पहले। तो -2 से 2 हमने इसको ऐसे क्यों लिखा और सेट में क्यों नहीं लिखा? नोहा, तो प्रॉब्लम है इसके 0 से 0.1 के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे नहीं, टू बी प्रिसाइज इनफाइनाइट नंबर्स, 0 से 0.1 के बीच में। दिखाऊं तेरे को मैं लिख के, देख ऐसे देख इस चीज को। मान ले मेरे पास एक नंबर 0 है, एक नंबर 0.1, ठीक है, तो इसके बीच में देख अभी मैं कैसे कैसे नंबर लिखते जाऊंगा, 0.01, 0.02,
बढ़ते बढ़ते 0.09 पे पहुंचूंगा तब 0.1 का नंबर आएगा। ये तो अभी मैं 0.01 का डिफरेंस ले रहा हूं इनके बीच में। अब देख ऐसी इसको मैं ना चेन बना दूंगा पूरी। 0.01 और 0.02 के बीच में देख कितनी वैल्यूज है। 0.011, 0.012 अप टू 0.019, तब 0.02 आएगा। अभी तो रुको जरा। 0.01, 0.02, 0.011, 0.012, इसके बीच में फिर से ऐसी नंबर 10, फिर उसके बीच में फिर से 10, फिर से 10, फिर से 10। पागल हो जाएंगे। लिख के नहीं दिखा सकता मैं तुझे। पहली प्रॉब्लम ही है, रियल नंबर्स को थोड़ी लिख के दिखा सकते हैं। इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, कैसे दिखाएगी लिख के? क्या पैटर्न है वो? किस पैटर्न से लिख के दिखाऊं? चल मैं मान भी लू कि मैं लिख के दिखाना चाहता हूं, कैसे लिखूं? नेचुरल नंबर्स का तो पैटर्न है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। अगर मैं एक बात बोलूं ना कि x के 2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, वो नहीं बता पाएंगे हम लोग। 2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है रियल नंबर, अगर हमसे बोला किसी ने 2 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर 1 है जी। 2 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 है जी। 2 से जस्ट छोटा होल नंबर 1 है जी। बट 2 से जस्ट छोटा रियल नंबर नहीं पता। क्या ले? 1.9999999999999999 लिखते चले जाए इसको, जहां तक लिख सकती है, मतलब कॉपी भर जाएगी बस, यही ऑप्शन है। बता तो नहीं सकते 2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है रियल नंबर्स में। सर तो 2 रियल नंबर्स पूछ। सर 2 फिर कब आएगा सर? हाँ 2 कब आएगा? अब इस चीज को हम एक तो रियल नंबर से देख सकते हैं, रियल नंबर लाइन से देख सकते हैं अपनी। 2 से जस्ट छोटा नंबर जो है उसे हम ऐसे बोल देते हैं 1.9 बार। 9 अगर रिपीट। हम ये जाना, बस 9 रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो रियल नंबर्स को सेट में नहीं लिखा जा सकता अंकित। प्रॉब्लम ये है, पहली प्रॉब्लम ये है, पढ़ाने ही ये है अभी कि कब हम सेट लिख सकते हैं, कब हम सेट नहीं लिख सकते। रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को, इरैशनल नंबर्स को याद करो, याद करो पहली क्लास। मैंने तुमसे जब ये सेट में लिख रहा था, मैंने बोला था तुमसे ये बात, देखो ऐसे से दिखा तो नहीं सकते ऐसे, मतलब ये तो काफी बड़ी बात हो जाएगी खुद में कि मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया तुम्हें। दिखा तो नहीं सकते, पर फिर भी मैं तुम्हें रियलाइज कराने के लिए मैंने तुम्हें कुछ कुछ चीजें लिख के दिखा दी थी वहां पे। बट मैंने तुमसे लिखते हुए भी ये बात बोली थी कि इसको नहीं लिख के दिखा सकते हम। सर ये क्या आपने रियल नंबर का सेट लिख दिया? कैसे लिख दोगे यार, क्या पैटर्न है रियल नंबर का? बहुत सारे नंबर्स, 0.00001 और 0.00002, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। बहुत छोटी सी दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, पहले तो आप ये समझ लो, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है। और जब हम सेट को, मतलब जब हम वैल्यूज को लिख के नहीं दिखा सकते सेट की फॉर्म में, तब पिक्चर में आते हैं इंटरवल। दोबारा सुनो मेरी बात, जब हम अपने किसी आंसर को सेट की फॉर्म में नहीं दे पाते, यानी कि हम अलग अलग वैल्यूज नहीं दिखा पाते उनकी आंसर में, तब हमारी पिक्चर में आते हैं रियल नंबर्स या इंटरवल्स। सॉरी, नॉट रियल नंबर्स, इंटरवल्स। क्या होते हैं? ये एक इंटरवल जो आपके सामने लिखा हुआ है। इंटरवल का मतलब है ये x -2 से जस्ट बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 से जस्ट छोटी कोई वैल्यू ले सकता है, और उसके बीच में जितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं सब ले सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पहली चीज तो इंटरवल और सेट में डिफरेंस नहीं। यस सर। पूछ लो डाउट, कभी कोई भी डाउट है तो। इंटरवल्स बोले तो हम रियल नंबर्स दिखाना चाहते हैं, इंटरवल बोले तो हम पूरी वैल्यूज लेना चाहते हैं इससे इसके बीच में। हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि हाँ हमें ये वाली चाहिए सिर्फ या ये वाली चाहिए सिर्फ। जितनी वैल्यूज -2 से 2 के बीच में हो सकती हैं सारी वैल्यूज ले रहा हूं मैं। इस बात का ये मतलब है x इज इन बिटवीन -2 and 2। तो जब भी रियल नंबर्स में आंसर्स देने होते हैं तब इंटरवल पिक्चर में आ जाएंगे, तब आंसर्स हमेशा इंटरवल्स में दिए जाते हैं। अब अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स ही होने वाला है, बट उससे पहले मैं आगे तभी बढ़ना चाहूंगा जब आपको ये बात समझ आ गई।
अरे आयुष भी तो है, आयुष कितने है भाई? मेरे को तो दिखा ही नहीं आयुष। आयुष कोई बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं मैंने? क्लास में है आयुष के नहीं? लग तो नहीं रहा। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इंटरवल्स और सेट्स में डिफरेंस। बहुत सारी चीजों को हम लिख के दिखा सकते हैं, जब लिख के दिखा देते तो सेट बना देते हैं, और जब लिख के नहीं दिखा पाएंगे, जब इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, लिखने का तरीका नहीं होगा उनका, तो तब हम इंटरवल्स को बात करेंगे। अब इंटरवल्स की बात समझ लेते हैं। ये एक इंटरवल था -2 से 2। 4 तरीके के इंटरवल हो सकते हैं हमारे पास। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है तो बता दो, हैंड रेज करके बता सकते हो सिर्फ आप। ओके, अनवी, नोहा, सबिहा एंड यशिका, आयुष एज वेल। लगता नहीं मेरे को आयुष गायब है कहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो मुझसे, अभी पूछ लीजिए एकदम, वेट नहीं करना है इतना। कभी भी प्रॉब्लम आती है एकदम अपना डाउट बता दो। अभी हाथ के हाथ क्लियर हो तो चल जाएगा, या हैंड रेज कर लो, आई विल गेट बैक टू यू। तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जब मैं पूछा करूँ कि क्या तुम्हें ये बात समझ आई, तो रिस्पॉन्स दिया करो अच्छे बच्चों की तरफ। ओपन ओपन इंटरवल, मैंने सपोज एक्स को लिखा 0 से 2 के बीच में, राइट। 4 तरीके के इंटरवल्स हो सकते हैं। पहले मैं आपको चारों तरीके के इंटरवल लिख के मतलब बता देता हूँ। ओपन ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड क्लोज्ड। इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी? when the answer is in real numbers or rational numbers or irrational number. रियल नंबर्स में दिया होगा ज्यादातर, इनकी भी बात करने की कोई जरूरत नहीं। सारी बातें बताई। लास्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। चलिए देखते देखते चलिएगा मेरे साथ। x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 2। एक ही तरीके के इंटरवल, मतलब इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट मैंने फिक्स रखी है। अलग भी कर सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो आपने भी देखा होगा 4 तरीके के साइन हो सकते हैं इनइक्वालिटी के। या तो ये हो सकता है दिस इज ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे अभी हम, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, या लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू। ये 4 तरीके के साइन हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। ये जो नीचे बार लगा है, नीचे डंडा लगा है, इसको हम इक्वल्स टू बोल देते हैं। इसका मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं, पहले इन चारों चीजों को समझ लीजिए जो चारों चीजें लिखी हुई हैं। पहले का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो सकती है, बट 0 और 2 के इक्वल नहीं होगी। दूसरे का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 2 या 2 से छोटी होगी। या एक दूसरा तरीका, x इज इन बिटवीन 0 to 2 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 0। या तीसरा तरीका, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, कि जब हम x की वैल्यू 0 to 2 ले सकते हैं, x इज इन बिटवीन 0 to 2 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 2। या लास्ट, x is in between 0 to 2 including 0 as well as 2। पहले वाले में x 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेगा, 0 और 2 नहीं ले सकता। दूसरे वाले में x 0 नहीं ले सकता, 2 तो ले सकता है, और 0 से 2 के बीच में भी कुछ भी ले सकता है।
तीसरे वाले में x 0 से 2 के बीच में तो कुछ भी ले ही सकता है, साथ साथ 0 वैल्यू भी ले सकता है, 2 नहीं ले सकता, x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते। फोर्थ वाले का मतलब है x की वैल्यू आप 0 से 2 के बीच में तो जो चाहे वो रख ही सकते हैं, वो तो पहले वाले चारों केसेस में भी ट्रू था, बट इस बार आप 0 को भी ले सकते हैं, साथ साथ 2 को भी ले सकते हैं। तो जब ये इक्वल्स टू का साइन आता है तब उस इंटरवल को हम क्लोज्ड इंटरवल बोल देते हैं। जब इक्वल्स टू आता है तो क्लोज्ड, और जब इक्वल्स टू नहीं होता है, सिंपल लेसर देन और ग्रेटर देन लिखा होता है, तब उसको हम ओपन इंटरवल बोल देते हैं। आप देख सकते हैं चारों केसेस में, पहले वाले में दोनों मतलब नॉन इक्वल्स टू थे, इक्वल टू नहीं था, इंक्लूडेड नहीं थे, तो ओपन ओपन था। दूसरे वाले में 2 पे क्लोज था, क्योंकि 2 पे इक्वालिटी हेल्ड है, 2 पे इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड वाले में 0 पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो 0 पे क्लोज्ड है, 2 पे ओपन है। फोर्थ वाले में दोनों तरफ इक्वालिटी लगी हुई है, तो क्लोज्ड है। अब इस चीज को लिखने का तरीका, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x इज इन बिटवीन 0 to 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है 0 to 2, यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स। अगर स्मॉल ब्रैकेट्स में हम लिख रहे हैं x को 0 to 2, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 और 2 के बराबर नहीं होगी, बट 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। या इसी चीज को एक और दूसरा तरीका लिखने का, ऐसे 0 to 2, यानी कि बिग ब्रैकेट्स को बाहर की तरफ फेस कर दो, बिग ब्रैकेट्स का फेस बाहर की तरफ। सेकंड वाले केस में दोनों एक ही सेम ही तरीके हैं। जनरली आपको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से ही लिखना है, बट कभी कभार बुक्स में क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी दे दिया होता है, इसलिए बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या दे दिया हमें। हाँ जी, यहाँ पे देखो 0 पे ओपन है, 2 पे क्लोज्ड है, तो इसको लिखने का तरीका x बिलोंग्स टू, 0 पे ओपन है तो 0 पे तो लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, 2 पे क्लोज्ड है तो 2 पे लगेगा बिग ब्रैकेट्स, बट बिग ब्रैकेट का फेस अंदर की तरफ होगा। तो या तो मैं सेकंड को ऐसे लिख सकता हूं, या फिर सेकंड को ऐसे भी लिख सकता हूं कि दूसरे वाला ब्रैकेट यूज कर लूं उसकी जगह, स्मॉल ब्रैकेट की जगह। जनरली जो पहला तरीका लिखता जा रहा हूं वही सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड वही है। थर्ड वाले को कैसे लिख सकता हूं? थर्ड वाले का आंसर आप, थर्ड और फोर्थ का आंसर आप मुझे भेजना चाहेंगे? ब्रैकेट्स यूज सही करना बस, टाइपिंग में आपके पास ब्रैकेट्स हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आंसर भेजिए। थर्ड का आंसर सभी लोग मुझे भेजिए, सही ब्रैकेट यूज करते हुए सिर्फ आंसर देना है, सीधा सीधा x बिलोंग्स टू नहीं लिखना है। 0 to 2 कौन सा ब्रैकेट लगेगा मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये समझे कि नहीं समझे। नोहा बिल्कुल करेक्ट है, बट एवरीवन को नहीं भेजना था। अब सबको पता चल जाएगा क्या आंसर है। ऋषिका करेक्ट है, अनवी करेक्ट है। सर आपके वाले में चैट वाला सर खुल नहीं रहा। अरे ऐसी क्या बात है यार, खुलेगा भी नहीं, बिल्कुल खुलेगा। हाँ, फोर्थ भी करेक्ट है, नोहा यशिका दोनों को। नहीं यार खुल रहा होगा, देख चेक कर। सर क्लाउड बन के आ रहा है सर, खुल नहीं रहा। पैनलिस्ट कैन चैट विद, अब देख करेक्ट है, अनवी फोर्थ भी करेक्ट है। नो सर अभी भी नहीं खुल रहा। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अलाउड तो सब है, इनके आ भी रहे हैं, देख मेरे को अंकित मैसेज, तो तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है फिर। तो फोर्थ वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2, और लास्ट वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे फोर्थ वाले को। हाँ तो मुझे ऐसे ही बोल के बता दे। सर लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला बता दे, कौन सा ब्रैकेट लगेगा? सर क्लोज्ड वाला लगेगा सर, दोनों से। क्लोज्ड वाला कौन सा है? बिग ब्रैकेट जिसका फेस अंदर की तरफ। यस 0 कॉमा बिग ब्रैकेट। ये इंटरवल्स हमें पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि आप इंटरवल्स ही पढ़ने वाले हो, आपका इनइक्वालिटीज के आंसर इंटरवल्स में ही आते हैं, इसलिए तो आपके सारे आंसर्स इंटरवल्स में ही आएंगे। जितने भी आंसर आने होंगे सब इंटरवल में आंसर आते रहेंगे।
इनइक्वालिटीज के आंसर ऐसे नहीं निकलते इक्वेशन की तरह कि x की वैल्यू आ गई 2 3 ना, इनइक्वालिटीज के आंसर ऐसे ही आएंगे जैसे ये सामने लिखे हुए हैं तुम्हारे। तो यही सब चीजें हमारे आंसर्स में इंक्लूड होती रहेंगी अब बार बार। हाँ जी, कैन वी प्रोसीड? Can I wrap this? सर आपने जी x belongs to के बाद वाला लिखा, सर मेन यूज इसी का होगा। फिर से बोल, x belongs to, सर x belongs to जो आपने सर ये 0,2 तक सर इन्हीं का यूज होगा ना, तो जो पहले हाँ मतलब इंटरवल कुछ भी हो सकता है बट क्लोज्ड ओपन ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। आंसर्स इंटरवल में ही आएंगे। इंटरवल ऐसे नहीं कि 0 से 2 ही वाला होगा, हो सकता है -10 से 11 हो, -10 से -3 हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं सर बट आपने होंगे ये के क्लोज्ड बाद ओपन। तो इसका हाँ पहले हो, क्लोज्ड ओपन यही हो, मतलब क्लोज्ड हो सकता है, ओपन हो सकता है, बस दो ही तरीके के इंटरवल्स एग्जिस्ट करेंगे। नाउ इनइक्वालिटीज। तो यार आज हम इनइक्वालिटीज में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ तो नहीं पाएंगे, बस बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं जिससे कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, है ना, इनइक्वालिटीज में। अच्छा, आप इनइक्वालिटी से समझते क्या हो? सबसे पहले तो ये समझ, अगर ये चारों साइंस कहीं भी आ रहे हैं वो इनइक्वालिटी, चारों में से कोई सा भी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन, या लेसर देन इक्वल्स टू। If any of these signs are used in place of equality, तो उस चीज को हम बोल देते हैं इनइक्वालिटीज। अगर हम इक्वालिटी की जगह कोई सा भी ये साइन यूज कर ले, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन और लेसर देन इक्वल्स टू, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये एक इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का क्या मतलब है? पहली चीज, इसका ये मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का ये मतलब है x की वैल्यू 2 हो सकती है और 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल, वो सब हो सकती है। सर इसका -∞ से 2 होगा ना? क्यों? सर आपने कहा कि x मतलब 2 से कितनी बड़ी हो सकती है? हाँ 2 से बड़ी हो सकती है, तो -∞ से 2 क्यों होगा? सर अगर इसका सेट बनाएंगे तो 2 से इंफिनिटी होगा। बोल। सर x की वैल्यू आपने कहा ना कि मतलब 2 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो -∞ कहाँ आ गया पिक्चर में? ओह सॉरी, इन्फिनिटी 2 से इंफिनिटी, ओके हाँ 2 2 टू इंफिनिटी, बिल्कुल इसी चीज को। तो जनरली हम जब भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इनको देखना आसान होता है अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं। तो ये नंबर रियल नंबर लाइन है, -∞ से +∞, ठीक है। इस पे कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा। अब आप ऐसे मत करो कि इसको आपको इसके स्केल नहीं करना है,
कि 2 कहाँ आएगा, ऐसे नहीं निकाल पाओगे, कहीं भी 2 मान लो अपनी मर्जी से, ये कहीं 2 है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब ये है, ये पूरा पोर्शन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का पोर्शन का मतलब ये है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक डॉट लगेगा, ब्लैंक डॉट का वो सॉरी यहाँ पे फिल्ड डॉट लगेगा, मतलब ये डार्क डॉट लगेगा, और डार्क डॉट का ये मतलब है कि x की वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है, और मैंने शेड करा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 2 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू टू इंफिनिटी। बाय द वे इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इंफिनिटी के इक्वल कुछ नहीं हो सकता। इंफिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है, इंफिनिटी के इक्वल कुछ नहीं है। इनफैक्ट जितना आप सोच सकते हैं उससे बड़ी वैल्यू है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी के इक्वल कभी कोई चीज नहीं होती है। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का ये मतलब हो गया x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, और मैं इसको इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको ये करने पड़ेंगे सॉल्यूशंस आगे चल के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, तो ध्यान रखना। ये था पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं इसको लेकर दिखाता हूँ। अब सपोज मैंने लिखा x लेस देन 5, नंबर लाइन पे फिर से मैं आपको इसको बनाकर दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। x लेस देन 5 का सॉल्यूशन जो नंबर लाइन पे बनेगा, नंबर लाइन तो हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ही चलेगी, कहीं ना कहीं बीच में 5 आ रहा होगा। अब ये जो 5 आ रहा होगा 5 से छोटा हमारा आंसर है, यानी कि इस तरह, बट 5 के बराबर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको इंटरवल्स में लिख के दिखाना चाहता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5। 5 से छोटा कहां तक जा सकता है, 5 से छोटा तो माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। आप इससे देख भी सकते हैं बहुत इजीली कहां से कहां तक जा सकता है। 5 से छोटा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, छोटे के लिए आप कहां तक मूव करके जा सकते हो, माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हो। बट इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉट बनाएंगे, और ब्लैंक डॉट के बाद प्रोसीजर वही है, इस पोर्शन को शेड कर देंगे। बट यहाँ पे ब्लैंक डॉट बनाने का ये मतलब है कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है। अगर डार्क डॉट बना होगा तो डार्क डॉट का ये मतलब होगा कि हमारी वैल्यू उस पॉइंट के बराबर है। अगर ब्लैंक डॉट बना होगा तो उस बात का ये मतलब होगा कि वैल्यू 5 के बराबर नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन पे? चलो करके देखो, अब मुझे दिखा तो नहीं पाओगे आप। बट आप अपना जरूर चेक कर सकते हो, पहले आप कर लो फिर मैं करता हूं। इसको करो एक तो रिप्रेजेंट, और एक इसको करो। अपने सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये चीज सीख रहे हैं आप। आपने पहले सीखा इंटरवल्स, अभी आप इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे वेवी कर्व मेथड। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में भी दोबारा काम आएगा, जो कि 12th क्लास में भी एटलीस्ट 3 से 4 चैप्टर्स में काम आएगा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मेथड है जैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे सब्जियों में आलू बोल देते हैं ना, हर चीज के साथ आलू चलता है, तो वैसे ही मतलब वेवी कर्व मेथड भी ऐसे ही है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में वेवी कर्व मेथड को घुसाया जा सकता है। हाँ जी, मैं बना के दिखाऊं क्या आपको? चेक करना जरा सभी लोग अपने आंसर 1 से 3। इस बार देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फिक्स दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप विद ऑर्डर मार्क कर लेंगे 1 और 3 को,
कहीं पे 1 आ रहा होगा, कहीं पे 3 आ रहा होगा, बट जहां भी आ रहा होगा ये हमें पता है 1 पहले आ रहा होगा, 3 बाद में आ रहा होगा, और 1 और 3 के बीच में मेरा आंसर है। बस मेरे दोस्त एक बात को याद रखना, किसके इक्वल है किसके नहीं है। 1 के तो इक्वल है तो यहाँ पे तो बनेगा डार्क डॉट, बट 3 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बनेगा ब्लैंक डॉट। इसके बीच में जितने आंसर्स आ सकते हैं वो सब। तो अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता था अपने सॉल्यूशन को, तो इस तरीके से कर सकता हूँ 1 2 3, राइट। वैसे ही ये दूसरा सॉल्यूशन, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, सेम ये पता होना चाहिए पोजीशन किसकी पहले किसकी बाद में, -4 पहले आ रहा होगा, 10 बाद में आ रहा होगा। इस बार दोनों के बराबर। आंसर कुछ ऐसे बन रहा होगा। इट्स क्लियर टू एवरीवन? किसी की भी प्रॉब्लम है पूछ लो। क्या बोल रहे हैं अंकित? सर ये जो भी डॉट लगाया सर डी वाले पार्ट, डॉट को सर क्या कहेंगे? ऊपर वाला तो सर ब्लैंक डॉट है। डार्क डॉट है, डार्क डार्क सर्कल और ब्लैंक सर्कल ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। एंड यही हम चीजें सीखेंगे। तो पहली चीज आपको बस मैंने वही बताई थी कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इस बात से हम ये कहना चाहते हैं कि a की वैल्यू या तो b के बराबर है या a की वैल्यू b से हमेशा बड़ी है, कभी भी a b से छोटा नहीं होगा। क्या नहीं रखते? एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूं, चलो बस सेकंड, फिर आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटीज को। अच्छा बाय द वे, अब क्लासेस क्योंकि हो जाएंगी, चलने लगेंगी ऐसी ना, तो अभी आपको मैं एक दो रूल्स बता दूं क्लास के, आप भी कंफर्टेबल रहो मैं भी रहूं। हम बड़ी पहले ही बताया होगा शायद मैंने तुमसे कि बड़ी डेमोक्रेटिक सेक्युलर क्लास रहती है यार अपनी, एकदम आपकी आवाज को मौका मिलेगा, पूरा ओपिनियन आपका भी जानना चाहते हैं हम, और हमारा भी सुन लो यार, अच्छा लगे तो बढ़िया है तुम्हारे लिए, अच्छा ही मिलेगा वैसे तो, कोशिश तो यही रहेगी पूरी। तो एक रूल है यार क्लास का, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं हुआ, बस एक ही रूल है। रूल ये है कि आप हर क्लास के बाद जब भी मतलब जाएंगे यहाँ से तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। आप वो कभी भी करो, आप मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको पुरानी क्लास की चीजें रिवाइज होनी चाहिए। आप डेली के उठा के 15-20 मिनट रिविजन करते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें नोट्स लिखी जाएंगी अलग अलग, और बहुत सारी चीजें मैं बताता रहूंगा ऐसी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद नहीं होगी, फिर वो काम आएगी कहीं, मैं पूछूंगा तुमसे तुम बता नहीं पाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक ही चीज है, वो छोटे छोटे टास्क हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर क्लास में यार मेरे को 20 मिनट रिवीजन चाहिए, पुराने सारे नोट्स रिवाइज करके आओ अच्छे से, आपको बहुत अच्छी लगेंगी क्लास, आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा मैथ्स। एक कंडीशन ये है बस, कैन आई रब दिस? ओके चलो सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लिखवाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। आंसर दोगे कोई इसका? √4। √4 5। तो नोहा ने आंसर दिया है, अनवी ने भी सेम आंसर दिया है, यशिका ने भी सेम आंसर दिया है। अंकित क्या होगा √4 का आंसर? सबिया आंसर बता √4 का। 2। वाई नॉट -2? सर रूट की वैल्यू नहीं दी। ये बात
लड़के ने बहुत सही बात बोली है इसने, पर ये बात तुझे किसने बताई? ये तो नहीं पढ़ाया जाता हमें 10th क्लास में। अरे भैया ना हम यहाँ पे मैथ पढ़ते हैं। वो यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मैं मैथ पढ़ता था। अच्छा, तो भैया बहुत सही चीज पढ़ाई है भाई उन्होंने। √4 = 2। ऑल दो ये 9th क्लास में खूब बहुत बड़े से लाइनों में लिखा रहता है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट द पॉइंट इज कि हमें बताया नहीं जाता। हमें क्या सिखाया जाता है? हमें ये सिखाया जाता है कि x² होगा 4, x की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस, कि भैया x यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी साइड रूट लगा दो। ठीक है जी, आप इसका आंसर +-2 दे दो। तो इसके हिसाब से तो हमें ये सिखाया जाता है √4 का आंसर +-2 हो गया। बिल्कुल गलत है। हमारे 9th क्लास वाले बच्चों को पता है रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हें बताया जाता है ये बात। उन्हें ये बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 11th में आके पता चलेगा आपको, रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पहले तो आप ये ध्यान रखो। √4 इज ओनली 2, नॉट -2। √4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपको पहली ही बारी में जो सिखाना था वो ये सिखाना था। अब आप ये मत पूछो इसका लॉजिक, लॉजिक तो है, लॉजिक तो है, बट x² निकालना आता है ना। x² को कैसे निकालते हैं? जैसे उसे निकालते हैं वैसे ही इसे निकाल रहे हैं। आपको बताया ही पहली बारी में ये जा रहा है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं है, इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट प्रॉब्लम फिर दोबारा आती है कि सर ये तो हमने पढ़ा है, हम तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं। x² की वैल्यू 4 होती है, x की वैल्यू √4 होती है, x की वैल्यू +-2। तो आप तो गलत कह रहे हो। हाँ भाई, ये जो मैंने 3 स्टेप लिखे हुए हैं, क्या ये सही नहीं है तीनों स्टेप? तो इसके हिसाब से तो आंसर +-2 ही आना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। +2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। बट आप कह रहे हो कि √4 का आंसर तो सिर्फ +2 है, तो इसके हिसाब से तो आंसर भी सिर्फ +2 आना चाहिए। भाई √4 का आंसर ही तो मैंने +-2 लिखा था, तो इसके हिसाब से तो आंसर सिर्फ 2 आना चाहिए, -2 तो नहीं आना चाहिए आंसर। बट -2 इसका आंसर है, आप जानते हो। भाई रख के देख लो यार, मतलब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। x की वैल्यू 2 और -2 दोनों केस में सेटिस्फाई करेंगे। ये मेरा डाउट है। सर मुझे लगा सर ये सर क्वाड्रेटिक में सर ऐसा हो, क्या सर कैसे बोल? क्वाड्रेटिक में सर ऐसा +- वाला होता है सर। तो सर रूट निकालते हैं 0। रूट का? अच्छा, ऐसे सोच के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, याद है तेरे को? यस सर। तो अगर रूट की वैल्यू +- आ रही होती तो एक +- अंदर से आता, एक बाहर +- लगा हुआ है, आंसर तो बहुत बड़ा बन जाता। अगर हम क्वाड्रेटिक में ही लगा रहे होते सिर्फ ये जो तू कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक में तो हमें यहां भी लगाना चाहिए था, ठीक है नहीं? तो फिर तो यहाँ तो 2 +- हो जाते। कभी करा है ऐसे सॉल्व 2 +- लगा के जिंदगी में? ऐसे तो नहीं करा है, देखो हमने किसी ने भी। तो प्रॉब्लम का है आंसर तो सिर्फ, क्या क्या तुम मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हमने सीखा और जो अभी ये बताया गया, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई एक ही क्वेश्चन के लिए। x² की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू √4 लगा, x की वैल्यू, फिर तो अब हमने आज तक √4 का आंसर +-2 सीखा था, तो उस हिसाब से तो आंसर करेक्ट हो जाता। बट अभी अभी मैंने आपसे बोला स्क्वायर रूट तो भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिर्फ 2 देगा आंसर, -2 नहीं देगा। तो आंसर फिर 2 होना चाहिए। अब आपको ये पता है श्योरली कि आंसर गलत है, क्योंकि -2 भी आंसर है इसका। यशिका, क्या तेरे को प्रॉब्लम समझ आई? Yes, sir. तो क्या लगता है तेरे को, क्या कर सकते हैं इसको? या तो मैंने जो बात बताई वो गलत है, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर हमने इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ करी हुई है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? अभी अभी मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था तुम्हें, अनवी याद है?
जब अभी हम थोड़ी देर पहले स्क्वायर हटा के आए थे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा था, तो मैंने कहा था स्क्वायर हटाएंगे तो क्या क्या करेंगे, दो काम करने, सर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस का साइन। तो ये जो प्लस माइनस का साइन था ना, ये एक्चुअली सेकंड स्टेप में ही आ जाना चाहिए था, बट हमें नहीं सिखाया गया ये प्लस माइनस का साइन सेकंड स्टेप में, हमें सिखाया गया थर्ड स्टेप में प्लस माइनस लगाना, क्योंकि हमें बताया गया रूट का आंसर प्लस माइनस 2 है, और वो बिल्कुल गलत है। रूट का आंसर तो प्लस माइनस नहीं है, बट ये जो प्लस माइनस लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, नॉट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट का आंसर तो पॉजिटिव ही है, वो तो अभी भी यही कह रहा है भाई मेरा आंसर 2 ही है। आप कह रहे हो प्लस माइनस कहां से है, स्क्वायर की वजह से है, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, रूट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज। क्लियर है ये बात? अंकित पूछ सकता है, क्या पूछना चाह रहा था? कुछ हैंड डाउन मत करा कर, अगर कोई भी पूछना हो आप करके रखा कर, फिर मैं जैसी मेरी बात खत्म होगी मैं आ जाऊँ। बता क्या पूछ रहे थे? पॉजिटिव जो नंबर है सर उसके रूट 2 होते हैं सर, एक प्लस में एक माइनस में। नहीं, किसने कहा? पॉजिटिव नंबर का एक ही रूट होता है, रूट 4 का आंसर सिर्फ 2 है, -2 नहीं। रूट हमेशा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रांसपोज करके अंडर रूट लाएंगे तब प्लस माइनस लगेगा, बट अगर सिंपली अंडर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। थम्स अप। ये कह रही है, देखो जो मैं अगली बात तुम्हें बताने वाला था कि अगर x की वैल्यू रूट 4 लिखा हुआ है तो आंसर अलग आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो आंसर अलग आएगा। अगर आपके सामने सिर्फ ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू रूट 4, आंसर सिर्फ 2 है मेरे भाई। बट अगर आपके सामने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है तो आप x को जब हटाएंगे तभी आप प्लस माइनस जब स्क्वायर को हटाएंगे तभी आप प्लस माइनस लगा देंगे, अब आंसर प्लस माइनस 2 है। टाटा बाय बाय। आपको शायद एक नई चीज सीखने को मिली होगी, आई गेस। सर स्क्वायर का मतलब होता है सर प्लस माइनस। स्क्वायर का मतलब प्लस माइनस। नोहा, ओए अनम्यूट कर तू जरा। ये बता तेरे को कुछ बातें समझ भी आ रही है? यस सर। पक्की बात है? यस सर। नहीं रिएक्शन तो देख, रिएक्शन तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को भी कुछ कुछ पता चलता रहता है, वरना मैं स्क्रीन की तरफ ही देखता रहता हूँ बस। बहुत बार तो कैमरे को देखने नहीं आता, कैमरे क्या ही देख रहे हैं, रिएक्शन तो देते रहे, क्योंकि मैं भी उससे क्लास में मैं भी थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है, कोई तो सुन रहा है मेरी बात। नहीं तो आजकल जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इस लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ, ये सीख रहा है फंक्शन और इनइक्वालिटी। बट मेरे को बताते भी रहा कर बीच बीच में कि हाँ मेरे को कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरे को सारी बातें समझ आ रही है, मैं देख रहा हूँ जब से। ये भी दिक्कत ही है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चा, ओके बच्चा, थैंक यू। Thank you, sir. ओके बच्चे।